So students, today we will discuss general trends in properties of transition elements. Different atomic properties जो होती हैं जैसे atomic radii, ionic radii, ionization enthalpy. These type of जो atomic properties होती हैं उनके लिए क्या ट्रेंड रहता है along the period, ओके उसको डिस्कस करेंगे. along the period क्यों? जैसे मैंने आपको बोला था कि डी ब्लॉक को ज़्यादातर हम along the period ही पढ़ते हैं. ओके उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको पीरियड वाइज ही स्टडी करते हैं. So that's why हम along the period की बात कर रहे हैं. So first of all, atomic radii. Atomic radii में क्या ट्रेंड रहेगा? आपको वैसे पता होगा लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है. Atomic radii will decrease. अगर हम सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तो atomic radii will decrease. ये हमने पढ़ा हुआ है. ओके क्लियर. तो वही ट्रेंड इसमें भी रहेगा. Generally, atomic radii of d block elements decreases along a period, but decrease in atomic size is small after midway, okay, and then start to increase. डी ब्लॉक में आप देखने को मिलेगा शुरू में देखो जो डिक्रीज है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है. शुरू में देखो ये 15 पिकोमीटर, ये साइज इन पिकोमीटर है. तो शुरू में इन दोनों के साइज में कितना फर्क है? 15 पिकोमीटर का. इसमें कितना डिफरेंस है? अब देख लो 13 पिकोमीटर का. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये डिफरेंस जो ये जो गैप अप है ये कम होता जाएगा. ओके क्लियर. देखो ये गैप इन दोनों में तो है ही नहीं, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के हैं. ठीक. तो ये तभी यहाँ पे लिखा हुआ है द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज स्मॉल आफ्टर मिडवे, ओके, एंड देन स्टार्ट टू इंक्रीज. और इसमें तो ये भी देखने को मिलता है कि एंड में जाके जो है साइज में एक इंक्रीज भी आ रहा है. देखो यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू अचीव होने के बाद उसके बाद इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है आपको. हालांकि जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज ही होना चाहिए. ठीक है. बट एंड यहाँ पे डी ब्लॉक में एंड में जाके आपको इंक्रीज भी देखने को मिलता है. जैसे यहाँ पे सबसे लोएस्ट रेडियस किसका है? 124 पिकोमीटर कॉपर का. उसके बाद इंक्रीज हो गया. ग्रुप 2 जो आपके पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसके केस में सबसे लोएस्ट साइज कौन सा है? 134 पिकोमीटर. उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गया. ओके. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आप सबसे लोएस्ट साइज कौन सा है? 135 पिकोमीटर. उसके बाद देखो इंक्रीज होना शुरू हो गया. ओके इसलिए यहाँ पे आपको ट्रेंड में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा. जनरल ट्रेंड यही कहता है लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होना है. बट डी ब्लॉक के केस में एट द एंड ऑफ द पीरियड जहाँ पे डी ब्लॉक खत्म होने वाला होता है देयर इज एटॉमिक साइज स्टार्ट टू इंक्रीज. ओके उसके बाद रीजन जनरल ट्रेंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज dominates poor shielding effect of d orbital electrons. आपको पता है जैसे 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 आप स्कैंडियम टू टाइटेनियम मूव कर रहे हो तो होगा क्या? आपका स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23. वेट नहीं 21. टाइटेनियम का 22. ओके ऑब्वियसली स्कैंडियम में एक प्रोटॉन कम है एज कंपैरिजन टू टाइटेनियम. ओके क्लियर. बट जो टाइटेनियम है उसके केस में इसमें आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, वो किस में एंटर हुआ है? वो डी में एंटर होता है. आपको पता है इसमें क्या होता है? 3d1, इसमें 3d2, 4s2 3d1, इसमें 4s2 3d2 है ना. जो इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ वो डी में एंटर हुआ. और जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है. यू नो दैट. शील्डिंग इफेक्ट का क्या ऑर्डर था? ये ऑर्डर था ना. डी इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है. क्लियर. जिसकी वजह से एक तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना मतलब साइज डिक्रीज होना. ओके और ऊपर से डी चलो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से साइज इंक्रीज होता है. बट वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है एक तो वो सेम नंबर ऑफ शेल तो उतने ही रह रहे हैं. आपको पता है लॉन्ग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होते, सेल्स वही रहते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो किस में एंटर हो रहा है? डी में, जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है. तो ओवरऑल जो है जो आपका जनरल ट्रेंड है वो किसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा आपको? न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग. और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पे क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है. इसलिए जनरल ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग है. ओके क्लियर. पर जैसे मैंने बोला कि एट द एंड आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है, वो तो एक्सेप्शन हो गई ना. जब आप डी के पीरियड में एंड में पहुंचते हो तो वहां पे आपको इंक्रीज होना चालू हो जाता है. तो ये एक्सेप्शन हो गई. जनरल ट्रेंड से उल्टा चल रहा है. इस एक्सेप्शन का रीजन क्या है?
नियर द एंड ऑफ पीरियड साइज इंक्रीजेस। वाई सो? उसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ओके, जैसे जैसे आपको पता है आप लेफ्ट टू राइट जाने पे डी में इलेक्ट्रॉन एंटर करते जा रहे हो, जैसे यहाँ पे D1, ये D2, ये D3 एंड सो ऑन। ठीक है, धीरे धीरे डी में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ऑब्वियस है, अगर आपके जो अंदर, जैसे मान लो आपको पता है इसमें जो डी फिल होता है, डी ब्लॉक केस के केस में, जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, 3D और 4S, 4S तो ऑलरेडी फिल होकर 3D में फिलिंग हो रही होती है। ओके, जो कि अंदर वाले शेल पे। ओके, अगर अंदर वाले डी में इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएं तो ऑब्वियस है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर तो उनका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, अल्टीमेटली उनका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। और जब इनका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, चाहे वो डी में ही है तो भी तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा ना, अगर अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं पेनल्टीमेट शेल में, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल को तो प्रोटेक्ट कर ही लेगा जो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं अंदर वाले डी में, एंड एंड में वो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है कि उससे क्या होता है, उससे बढ़िया शील्डिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। चाहे इलेक्ट्रॉन डी वाले ही होते हैं, उससे भी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग अच्छी हो जाती है। ओके, और अगर शील्डिंग अच्छी हो जाए न्यूक्लियस की, तो आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस को, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पुल लग रही होती है वो कम हो जाती है। वो पुल कम होगी तो क्या होगा, साइज एक्सपेंड कर जाएगा। ओके, तो इसलिए आपके पास साइज में एक्सपेंशन देखने को मिलती है आपको, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे जैसे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और एंड में जाके क्या होता है, उनका शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर को ओवरकम कर लेता है, जिससे आपको साइज में इंक्रीज करना देखने को मिल रहा है। ओके, उसके बाद इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑब्वियस है, डी में अगर इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे डी ऑर्बिटल में, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे एक सबशेल में, तो उनमें आपस में रिपल्शन हो जाएगी। रिपल्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है? कॉन्सिक्वेंस निकलता है कि एक्सपेंशन शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, उससे उससे आपका ओवरऑल एटम का साइज भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये जो एंड में एक्सेप्शन आई कि एकदम से थोड़ा सा इंक्रीज आ गया, ओके, जनरल ट्रेंड से उल्टा चला गया, उसके ये दो रीजन है। एक तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हो तो अल्टीमेटली उनका शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो गया, जो कि न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम शुरू कर दिया उसने एंड में जाके, क्योंकि ऑलमोस्ट D10 ही हो चुका है अंदर तो। ओके, उसके बाद डी में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में रिपल्शन कर करके मर जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, रिपल्शन कर करके वो एक्सपैंड कर जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाएगा। और आपको जो साइज मेजर करना होता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा ही मेजर करना होता है एंड तक, जितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ऑब्वियस है तो साइज बड़ा हो जाएगा उसका, तो आप मेजरमेंट में साइज बड़ा आएगा। ओके, तो ये रीजन है बिहाइंड द एक्सेप्शन जो आपको यहाँ पे देखने को मिली है। ओके, क्लियर? तो ये फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी, दैट इज एटॉमिक रेडियस। ओके, जैसे इसका अगर ट्रेंड ग्राफ देखें तो आप ये देखो साइज, ये आपके पास ये जो रेड वाली है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, नहीं ये फर्स्ट नहीं है, रेड वाली सॉरी ग्रीन वाली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये ब्लू वाली सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए ट्रेंड जो है वो है, और ये जो रेड वाली है ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए ट्रेंड है, तो मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक, और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो देखो डिक्रीज में कमी आनी शुरू हो जाती है, ये जो डिफरेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज भी आती है जिसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, क्लियर? जैसे आपको बताया गया, तो ये आपको ट्रेंड देखने को मिलता है इन दी एटॉमिक रेडियस। और अगर मैं बात करूं आयनिक रेडियस में क्या देख, अगर मान लो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम, ये वाली ट्रांजिशन जो सीरीज है, इनमें आयनिक रेडियस का मतलब है कि अगर +2 का मेजर कर रहे हो तो सभी के +2 का मेजर करना है। ठीक है, तो आयनिक रेडियस के का ट्रेंड भी सेम ही होता है, ट्रेंड फॉलो सेम एज दैट ऑफ द एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस में आपको ट्रेंड देखने को मिला ना कि डिक्रीजिंग, ओके, डिक्रीजिंग, बट एंड में थोड़ा सा इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, वही आपको आयनिक रेडियस में भी देखने को मिलता है, सेम ट्रेंड। उसके बाद आपके पास आता है मेटालिक कैरेक्टर, थर्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उसकी मेटल जैसी प्रॉपर्टीज। मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स जो है वो एक तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और आपको बताया डी ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं। ओके,
एक मेटल्स जो है वो आपस में मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। ओके, मेटालिक करेक्टर, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटालिक बॉन्ड, ग्रेटर विल बी द मेटालिक करेक्टर। ठीक है, हमें ये तो पता है कि डी ऑर्बिटल में सारे मेटल्स हैं, तो इसलिए हमने मेटालिक करेक्टर वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बेसिस पे नहीं देखा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसका मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा कम होगा, वो किसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि डी ऑर्बिटल जो है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे जिसका D5 और जिसका D10 है, ठीक है, तो दोनों में से कौन ज्यादा मेटालिक नेचर का है, D5 वाला। क्यों? ठीक है, सबसे पहले लूजिंग वाला इसमें क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, देखो लूजिंग तो जो डी ऑर्बिटल के जो डी सबसे जो डी और क्या बोलते हैं डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, उनमें जो लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो तो आउटर मोस्ट एनएस के होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज। ओके, पर अंदर वाले डी के भी होते हैं। क्लियर? वो लूज तो होना ही है, एनएस वाले इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले हैं वो। पर अल्टीमेट शेल का जो 3D है या 4D है या 5D है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सीरीज की बात कर रहे हो। ओके, उसमें जो डी ऑर्बिटल में अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे डी ऑर्बिटल में, जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे उतने ही ज्यादा मेटालिक करेक्टर होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेटालिक करेक्टर कैसे बढ़ता है, मेटालिक बॉन्ड कैसे बढ़ता है, ये मैं अभी बताता हूँ आगे। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है क्रोमियम के केस में क्या होता है, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्रोमियम की, आउटर मोस्ट 3d5 4s1। इसमें जो 3D है वो भी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, जिसमें 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और 4s भी हाफ फिल्ड ही है। ओके, मॉलिब्डेनम क्रोमियम से नीचे सेकंड वाले की बात हो रही है, अभी दिखाता हूँ ये। क्रोमियम, इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मैक्सिमम है, मॉलिब्डेनम में भी मैक्सिमम है, टंगस्टन में भी मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद तो पेयरिंग शुरू हो जाती है ना। ठीक है, जैसे इसके केस में, क्रोमियम के केस में क्या है, 3d5, ये 3d5 4s1, 3d5 4s1, ये है ना क्रोमियम के केस में। जो मैंगनीज पे जब आप जाओगे, मैंगनीज क्रोमियम से मैंगनीज पे जाने पे क्या होता है, 4s2 हो जाता है। ये आपका हाफ फिल्ड नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। और हमने क्या बोला, मेटालिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के ऊपर। क्यों डिपेंड करता है, देखो मेटालिक बॉन्ड में एक्चुअल में मेटालिक बॉन्ड होता गया है जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाता है। ओके, अगर आपके पास अनपेयर्ड डी अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगे, तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल आपको पता है ओवरलैपिंग अच्छी करते हैं, होती है ना ओवरलैपिंग, अनपेयर्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ही पढ़ी है हमने कोवलेंट में। ठीक है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हालांकि ये ओवरलैपिंग वैसी नहीं होती जैसी कि जो कोवलेंट बॉन्ड में होती है, मेटालिक बॉन्ड की थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, बट अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, क्लियर? बट जितने ज्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड और उतना ही ज्यादा मेटालिक करेक्टर। ओके, और सबसे ज्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल किसमें है, अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो क्रोमियम, सेकंड की बात करें तो मॉलिब्डेनम, थर्ड की बात करें तो टंगस्टन। तो आप देखोगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में से सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर किसका है, क्रोमियम का। सेकंड में से सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर किसका है, मॉलिब्डेनम का। और थर्ड में सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर किसका है, टंगस्टन का। because they have maximum number of unpaired d electrons and are therefore hard metals, ये सबसे ज्यादा हार्ड मेटल्स होते हैं। ओके, जैसे हमने पढ़ा होगा कि टंगस्टन जो है वो सबसे हार्ड मेटल है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जैसे क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ऐसे ये एक ही ग्रुप में आते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे भी मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो इन तीनों में से सबसे मेटालिक कौन है, टंगस्टन। ठीक है, और डी ब्लॉक में सबसे मेटालिक कौन हुआ फिर, टंगस्टन। ओके, और टंगस्टन बाकी एस और पी में भी सबसे ज्यादा मेटालिक टंगस्टन ही है, so that's why tungsten is very hard because it is having very strong metallic bond. Okay, whereas zinc, cadmium, mercury are not very hard metals. क्यों? क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी के केस में, जिंक के केस में अगर मैं बात करूं
3d10 4s2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही नहीं है। ओके, अगर अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही नहीं है तो इसके केस में जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा दैट इज नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई ये जो है ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, नॉट वेरी सॉफ्ट बट इनके कंपैरिजन में वो सॉफ्ट ही हैं, उतने हार्ड नहीं होंगे। ओके, heavier transition metals show stronger tendency to form strong metal metal bonds than the lighter congeners। ओके, फॉर एग्जांपल जो आपका रिहीनियम है, ये जो है ये क्वाड्रपल बॉन्ड भी बना सकता है। आपने वैसे क्वाड्रपल बॉन्ड बहुत कम सुना होगा। क्वाड्रपल बॉन्ड क्या होता है? टेट्रा बॉन्ड, ये वाला, जैसे हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं होगा आपने, ठीक है। बट रेहिनियम जो है इस कंपाउंड में, रेहिनियम दूसरे रेहिनियम के साथ क्वाड्रपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हैवियर होने पे उनका थोड़ा साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है तो वो आपस में ज्यादा एरिया में भी ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो इसलिए आपके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? टंगस्टन। ओके, स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया हुआ है? जैसे देखो मेल्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में देख लो, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? ओके, जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इस ग्राफ से मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शुरू शुरू में क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने पे नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स भी बढ़ेंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए आपके पास मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। ओके, उसके बाद जैसे ही पेयरिंग शुरू होगी फिर डिक्रीज चालू हो जाएगा। ओके, ये डिक्रीज चालू हो गया, उसके बाद ये डाउन फ्लो हो गया। ओके, डाउन ट्रेंड जाना शुरू हो गया, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे उससे नंबर ऑफ हाफ फेल्ड ऑर्बिटल बढ़ रहे थे जिससे मेटालिक बॉन्ड बढ़ रहा था। उसके बाद अल्टीमेटली जब दोबारा और बढ़ते जाओगे, D5 जब हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो पेयरिंग होनी है। D6 में एक पेयर हो गया, D7 में दो पेयर हो गए, 3 हाफ फील्ड रह गए, D8 में क्या हुआ? 3 पेयर हो गए, है ना, 2 हाफ फील्ड रह गए। तो उसके उससे क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाना है और मेल्टिंग पॉइंट कम होना शुरू हो जाना है, फिर डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। ओके, तो इसलिए आपको ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा कि मेटालिक कैरेक्टर जो है फर्स्ट इज गोइंग टू इंक्रीज देन इज इट इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ओके, इंक्रीज कब तक होते हैं? मिड D5 तक, फर्स्ट इंक्रीज टिल D5। ओके, देन स्टार्ट टू डिक्रीज। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। फिर जैसे मैंने आपको बोल दिया, अगर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा तो ऑब्वियस है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ऐसे मेटल को मेल्ट और बॉयल करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड लीड्स टू हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मींस chromium, molybdenum, tungsten will have the highest melting point and boiling point within their respective transition series। ओके, अपने ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का जो है वो हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ये वाला तो हमने पढ़ ही लिया ऑलरेडी। ओके, सिमिलरली एटॉमिजेशन ट्रेंड्स इन द एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन क्या होता है कि आपके पास मेटल में से आपने एक एटम अलग करके निकालना है। ओके, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन। उसका भी ट्रेंड सेम ही चलेगा, क्योंकि मेटल जितना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होगा मेटल लेटिस के अंदर बाकी मेटल के एटम के साथ, उतना ही डिफिकल्ट है उसको बाहर निकालना। ओके, क्लियर? तो जो आपको ट्रेंड इसमें देखने को जो मिल रहा है मेल्टिंग पॉइंट का, वैसा ही सिमिलर सा ट्रेंड आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओके, सेम टाइप ऑफ ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत वैल्यूज में फर्क हो, जिससे ये ग्राफ में लाइंस में आपको लग रहा हो कि वैसे लाइंस नहीं वेरी कर रही जैसे इसमें कर रही हैं, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ओके, और ये ट्रेंड और ये ट्रेंड, दोनों ट्रेंड होने का कारण क्या है? सेम होने का कारण क्या है? उनका मेटालिक करेक्टर। और मेटालिक करेक्टर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल, डी सब, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मेजरली किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो डी ऑर्बिटल में हो। ग्रेटर द नंबर ऑफ डी अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स, okay, stronger will be the metallic bond and
greater will be their metallic character. ओके, तो ये आपका हो गया क्लियर। जैसे आप आपके पास एक आपने ना एकदम से ये डिप देखने को मिली आपको, क्रोमियम के बाद एकदम से ये डिप देखने को मिली। ये डिप आने का रीजन क्या है? ओके, क्योंकि यहीं से पेयरिंग चालू हुई थी। ठीक है, यहां तक जा रहे थे आप, तब तक क्या हो रहा था, जो डी है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो रहा था। ओके, उसमें नंबर ऑफ जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहे थे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद ही पेयरिंग चालू हुई है। ओके, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, जिसकी वजह से आपको एकदम से डिप देखने को मिला। पहले रीजनिंग पढ़ लेते हैं इसकी। Dip at manganese in the first transition series and at technetium in the second transition series and somewhat in the rhenium in the third transition series due to exactly half-filled d orbitals. इसमें exactly half-filled d orbitals की वजह से क्यों डिप आया है उसकी बात कर लेते हैं। As in each case, electronic configuration is stable. That is, electrons are held tightly by the nucleus. जब आपको पता है एग्जैक्टली हाफ फील्ड, अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसे तो फिर इसमें भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड ही है क्रोमियम में। ओके, बट ये जो क्रोमियम में हाफ फील्ड हुई है वो क्यों हुई है? क्रोमियम की हाफ फील्ड हुई है 4s का इलेक्ट्रॉन उधारा लेके, क्योंकि उसमें उस टाइम 4s1 3d5 होता है। अदरवाइज हम कहते हैं ना कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी थी, नहीं तो 3d4 4s2 होनी थी, है ना। क्लियर, वो बात अलग है कि 4s ने इसको एक इलेक्ट्रॉन देके एग्जैक्टली हाफ फील्ड बना दिया, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपैरिजन टू कंप्लीटली फील्ड। ओके, बट फिर भी कहीं ना कहीं क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका 4s के लिए ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। उसका जो 3d5 बन रहा है दैट इज नॉट दैट मच स्टेबल। बट जो मैंगनीज है, मैंगनीज, टेक्नीशियम और रिहीनियम जो है, इनकी जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनी है वो उनके खुद की वजह से ही बनी है। ठीक है, और जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज एग्जैक्टली, ये मतलब रीजन ही बनाया है वैसे एक तो। ठीक है, कि है ये रीजनिंग से बनाई गई है कि थोड़ा इस एक्सप्लेनेशन, इस एक्सेप्शन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, उसके लिए फिर मैं बता रहा हूँ वैसे ही। ओके, हालांकि कई बार बच्चे सोचते हैं, और बात सही भी है कि एग्जैक्टली हाफ हेड होने के बावजूद भी इसमें क्यों जी, इसमें एकदम से डिप क्यों, इसमें भी तो ज्यादा ही होना चाहिए था। ठीक है, जो आपका इनका मेल्टिंग पॉइंट है। बट जो इनमें एग्जैक्ट हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उससे फर्क क्या पड़ता है वो सुन लो। उससे अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन होगी जो कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल क्यों होती है, स्टेबल इसको बोलते क्यों है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उस टाइम न्यूक्लियस के साथ इसकी इंटरेक्शन बढ़ जाती है। ऐसी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें कंप्लीटली फिल्ड या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, उनके केस में क्या होता है, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें, दे आर हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस। अगर हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस है तो उनकी डीलोकलाइजेशन कम होगी। अगर डीलोकलाइजेशन कम होगी तो वो बॉन्डिंग के लिए रेडी नहीं होंगे। एक मेटल दूसरे मेटल के साथ बॉन्डिंग तभी करवा पाएगा अगर उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, या ऐसे बोलो जो उनमें ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। अगर इनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाए, उनपे जो न्यूक्लियस है वो अपनी जो होल्ड है वो प्रॉपर बना ले, उससे क्या होता है, उससे उनकी डीलोकलाइजेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा। अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगा तो क्या होगा, और वीक एकदम से होगा, पिछले वाले में बड़ा ही स्ट्रांग, इस वाले में उससे पिछले वाले में। ठीक है, इनमें जो है एग्जैक्टली हाफ फिल्डनेस की वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियस एकदम से उसको दिखा कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना है, जिसकी वजह से उसने एकदम से मेटालिक कैरेक्टर में एक डिप ला दिया। ओके, तो ये रीजन है कि यहाँ पे जो आपको कर्व में डिप देखने को मिल रहा है उसका। ओके, क्लियर, हालांकि ये भी एग्जैक्ट रीजन नहीं है, और मतलब अभी ये थोड़ा सा चालू टाइप ही रीजन है, बट अभी जो आपके इस लेवल पे यही चलेगा। ठीक है, और कोई रीजन नहीं देना आपने, वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। इसमें आपने अभी यही चलाना है कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड होने के कारण डी ऑर्बिटल्स ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस का हेल्ड है वो स्ट्रांग हो जाता है। ओके, और न्यूक्लियस का हेल्थ स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड वीक हो रहा है क्योंकि डीलोकलाइजेशन कम हो रही है, दैट्स इट। ओके,
नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मेटल, क्योंकि है तो सारे मेटल ही इसमें। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। लेफ्ट टू राइट जाने पे मास तो बढ़ ही रहा है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है, इतना तो आपको पता ही है, क्योंकि एटॉमिक मास इज गोइंग टू इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, बट एग्जैक्ट डिक्रीज नहीं होता, वो एंड में जाके इंक्लाइन होना शुरू हो जाता है ना। ओके, एंड में जाके थोड़ा सा इंक्रीज भी होता है, अभी बढ़ा है। दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है इट मींस एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? डेंसिटी बढ़नी चाहिए। ओके, व्हाइल मास इंक्रीज, देयरफॉर लेफ्ट टू राइट जाने पे डेंसिटी विल इंक्रीज, तो डेंसिटी बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट जाने पे। ओके, बट ये एंड में देखो, एंड में घटी भी है। क्यों घटी है? क्योंकि एंड में जो इसका जिंक है, जो जिंक का रेडियस है वो कॉपर से बड़ा होता है, क्योंकि वो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। एंड में क्या होता है? एंड में साइज में एक आपको इंक्रीज देखने को मिलता है ना। ओके, तो इट मींस आपको मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी? यहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्ट एंड पे देखने को नहीं मिलेगी मैक्सिमम डेंसिटी, आपको यहाँ पे मिड में कहीं पे, मिड से थोड़ा सा राइट में, एग्जैक्ट थोड़ा सा राइट में जाके वहां पे आपको हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्हीं एटम्स के लोएस्ट एटॉमिक रेडियस होते हैं। ओके, एटॉमिक रेडियस वाला तो आपको अभी याद ही होगा, आज ही किया है ये वाला। ठीक है, क्लियर? तो जैसे अगर मैं बात करूं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, तो ऑस्मियम और आइरिडियम इनकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी, क्योंकि इनका मिनिमम साइज है। ओके, क्योंकि उसके बाद तो साइज बढ़ना शुरू हो गया था। कहाँ गया डेंसिटी? जैसे रिमेंबर, आइरिडियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन डी ब्लॉक। ऑस्मियम ऑलमोस्ट द सेम, ऑस्मियम की भी लगभग सेम ही है, थोड़ी सी कम है बट ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, जैसे मैंने बोला था ना ऑस्मियम और आइरिडियम की होगी, देखना ग्रुप थर्ड में। क्यों? क्योंकि इनकी जो है वो मिनिमम साइज है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। स्कैंडियम लोएस्ट डेंसिटी, स्कैंडियम जो है वो लोएस्ट डेंसिटी वाला है डी ब्लॉक में, क्योंकि एक तो फर्स्ट में है सबसे ऊपर। ओके, और साइज में जो है वो सबसे बड़ा है फर्स्ट में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। ओके, तो स्कैंडियम हैज द लोएस्ट डेंसिटी दैट इज 3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर। So that's it for today, and that's it for density also.